राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चुनावी साल है और इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने और इसलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। लोक लुभावन वादे और सीटों को लेकर के दावेदारी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें जनता ने 2019 में चुनकर भेजा वो जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। तो इंडिया न्यूज के न्यूज रूम से विधायक जी अपने काम का लेखा जोखा खुद आपके सामने रखेंगे। तो आपके एमएलए में आज हमारे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता। हमारे विधानसभा स्पीकर हरियाणा के ज्ञानचंद गुप्ता लगातार बने हुए हैं। हमने अपने स्टूडियोज दिखाए किस तरह से हमारी वर्किंग होती है। पीसीआर में ज्ञानचंद जी ने देखा कि किस तरह से एंकर को कमांड किया जाता है, किस तरह से सैटेलाइट तक सिग्नल जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छा अनुभव बताया। सर, अब आपके ये तो हमारे न्यूज़ रूम का अनुभव हो गया। अब क्योंकि विधानसभा स्पीकर के नाते आपका अनुभव कैसा रहा है? विधानसभा अध्यक्ष के नाते आप विधानसभा को क्या दे पाए हरियाणा की ओर? देखिए, मैंने लगभग पिछले 4.5 वर्ष के अंदर ये प्रयास किया है कि विधानसभा के अंदर कुछ नए प्रयोग किए जाएं। सबसे पहले तो एक लक्ष्य मैंने रखा था, वो था कि विधानसभा को ई विधानसभा करना। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने अपनी विधानसभा को पूरी तरह से ई विधानसभा बनाया है। उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़े। हमने ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर नेवा ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की, जहाँ पर सभी माननीय विधायकों ने, सभी जो हमारे ऑफिस का स्टाफ है या विधानसभा का स्टाफ है या इवन जो सेक्रेटेरिएट के जो सरकार के लोग भी हैं, उन्होंने आकर के वहाँ पर नेवा के माध्यम से किस प्रकार से ई विधानसभा को कैसे चलाया जा सकता है, ये उसको सीखने का काम किया। आज जिस प्रकार से लगभग 97% पेपर की बचत इस ई विधानसभा होने के बाद हुई है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जो सेविंग है, पेपर सेविंग, और जिसकी कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैठती थी, उसकी सेविंग हुई है। और उससे विधानसभा को एक नया लुक भी मिला है। एक नई डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद विधानसभा को अब कोई भी हमारी जो कार्य है, चाहे वो हमें विधायकों से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो हमें कॉल अटेंशन मोड सेवन आते हैं या सरकार के बिल आते हैं, सभी ऑनलाइन आ रहे हैं। इसमें पेपर की वेस्टेज नहीं है और उसका रिप्लाई भी हम ऑनलाइन करते हैं। बड़ी चीज है, बड़ी चीज है ये, कई लिहाज से बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह से जमाना बदल रहा है उसकी जरूरत है डिजिटलाइजेशन। और इसके अलावा पेपरलेस कर देना, केवल पैसे ही नहीं बचाना है, एनवायरनमेंट की भी बड़ी मदद है, पेड़ों की भी बड़ी जिस तरह से कटने से सीधा सीधा असर पेड़ों पर पड़ता है इस चीज का। तो डिजिटलाइजेशन के लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। लेकिन एक और बात, आप लगातार ये कहते रहे और आपका ये लक्ष्य भी है कि हरियाणा को नई विधानसभा मिलेगी। वो कब मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? देखिए सोलंकी जी, मेरा ये प्रयास है कि लगभग जब से मैंने कार्यभार एज स्पीकर विधानसभा में संभाला है, वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ की जो दिक्कतें हैं, उनको भी आकलन किया है जी। आज जो हमारी प्रेजेंट विधानसभा है, उस प्रेजेंट विधानसभा के अंदर हमारे पास केवल 90 विधायकों के बैठने की वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है। 2026 के अंदर डिलिमिटेशन होने जा रही है। डिलिमिटेशन के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश विधानसभा के 125 सदस्य होंगे। जब 125 सदस्य होंगे, हमारे इस विधानसभा के अंदर 90 से बढ़ा करके एक और विधानसभा का सदस्य बिठाने की भी
इसके अंदर जगह नहीं। तो हमें निश्चित तौर पर आज ही सोचना चाहिए कि जो आने वाली 2026 या 2029 की परिस्थिति है उसका आकलन करते हुए मैंने प्रपोज किया था कि हमारी हरियाणा की नई विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर ही हो। और उसके लिए काफ़ी प्रोसेस भी हुआ है, काफ़ी कवायद भी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ थोड़े दिनों के अंदर ही ये कवायद सिरे चढ़ेगी। मेरा प्रयास लगातार जारी है। बहुत जल्द विधानसभा स्पीकर प्रदेश के ये भरोसा दे रहे हैं प्रदेश वासियों को और आने वाली राजनीति जो पीढ़ी है कि एक नई विधानसभा, खुद की विधानसभा हरियाणा की होगी हरियाणा में, यह उनका प्रयास है और ये जल्द जमीन पर आएगा। एक और बात सर, ये लगातार, क्योंकि विधानसभा स्पीकर होने के नाते ये एक बड़ी सौगात है, चाहे वो ई विधानसभा की बात हो और चाहे नई विधानसभा की बात हो। लेकिन एक विधानसभा और आपके जिम्मे है, वो पंचकुला विधानसभा। पंचकुला विधानसभा से स्पीकर साहब 2 बार लगातार पंचकुला की जनता का भरोसा जीता है। 9 साल के लगभग ज्यादा का ही वक्त हो गया, दिया क्या पंचकुला को? देखिए, उम्मीद से ज़्यादा मैं दावे से कह सकता हूं कि जितनी उम्मीद शायद पंचकुला के वासियों ने नहीं की थी, उससे भी ज़्यादा मैंने देने का प्रयास किया है। पिछले 9 साल के अंदर केवल पंचकुला विधानसभा के अंदर लगभग 5500 करोड़ रुपए के विकास कार्य आज हमने पंचकुला के अंदर करवाए। प्रमुख जो काम मैं 8-10 आपको बता देता हूं, आप अंदाजा लगा सकेंगे कि 2014 से पहले पंचकुला एक उपेक्षित पंचकुला था। यानी हर क्षेत्र के अंदर पंचकुला विधानसभा के अंदर भेदभाव किया गया। लेकिन आज मुझे इस बात का संतोष है कि वो उपेक्षित पंचकुला आज विकसित पंचकुला बन चुका है। ये जो विकसित पंचकुला बना है सब वहाँ के पंचकुला वासियों के सहयोग से, पंचकुला वासियों के आशीर्वाद से बना है। मैं 2014 से पहले की स्थिति थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। 10 वर्ष तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेशनल हाईवे 73 2005 के अंदर योजना बनी थी, लेकिन 2014 तक वो ज़मीन स्थल पर नहीं आई। 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2015 के अंदर उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2017 के अंदर वो बनकर के कंप्लीट हुई, जिसके ऊपर लगभग 1150 करोड़ रुपए जो हैं वो NH-73 बनाने के अंदर खर्च हुए। और इस नेशनल हाईवे 73 बनने के पश्चात पंचकुला की तस्वीर बदली है, पंचकुला की तकदीर बदली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से ये नेशनल हाईवे बना है, सारे के सारे गांव पंचकुला विधानसभा के इस नेशनल हाईवे से कनेक्ट हुए हैं, जिसके कारण गांवों के अंदर विकास हुआ है, गांवों के अंदर नई नई योजनाएं आई हैं और विशेष तौर पर जो ज़मीनों के रेट 2014 से पहले हमारे इस पंचकुला विधानसभा के अंदर 10 लाख रुपए प्रति एकड़ का रेट था, लेकिन आज 2024 के अंदर लगभग 8 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के भी ज़मीन के रेट हैं और 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए तो आम है। यानी लगभग 40% या 50 गुना जो वृद्धि है वो ज़मीनों के रेट में हुई। जब ज़मीनों के रेट बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर जो उस एरिया के लोग हैं वो समृद्ध हुए हैं, वो समृद्धशाली हुए। ये समृद्धि, लेकिन जो युवा हैं, पंचकुला के युवा हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए, जो उनको किस तरह से देखते हैं? अभी भी जो समस्या है, खासकर आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रोजगार के बड़े लिमिटेड से साधन हैं उनके पास। देखिए सोलंकी जी, मैं इसके बारे में 3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। रोजगार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि स्किलिंग चाहिए और उसके लिए हमने लगभग 3 साल पहले पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर उसकी स्थापना की। आज उसके अंदर 700 या 800 बच्चे स्किलिंग कर रहे हैं, स्किलिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। लगभग 150 प्रकार के कोर्सेज उस पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर के अंदर है
आज वो जो पॉलिटेक्निक है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आज जो बच्चे हैं वहाँ पे डिग्री लेकर के भी निकल रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर के तैयार हुआ। आज जो हमारे इलाके के बच्चे हैं या हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, उसके अंदर हमने एक विशेष प्रावधान किया था जब साइन हुआ हमारा एग्रीमेंट कि 20% सीटें हरियाणा के लिए रिजर्व होंगी, जिसका असर ये हो रहा है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे निफ्ट के अंदर अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले रहे हैं। 10वीं या 12वीं के पश्चात भी उनको ट्रेनिंग करने का एक चांस मिल रहा है, और जो ही उनका कोर्स पूरा होता है तो उनको सीधे जो एम्प्लॉयमेंट है, प्लेसमेंट है, वो डायरेक्ट मिलती है। इससे जो बच्चों को एक रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ी हैं। 2014 से पहले इस इलाके के लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी मिलती थी वो रोहतक के लोगों को, नौकरी मिलती थी भिवानी वालों को, नौकरी मिलती थी सिरसा वालों को, या नौकरी मिलती थी हिसार वालों का। 2014 जब से आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उस नारे को साकार करते हुए आज हर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर युवाओं को नौकरी मिली है, और नौकरी भी बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वत के। आज ऐसे लेकिन हुड्डा साहब ये कहते हैं कि आपके उसमें बीजेपी राज में तो सूटकेस पकड़े जाते हैं ऑफिस में। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। हुड्डा साहब के अब उनके पास कोई और इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ अपनी विधानसभा का, पंचकूला विधानसभा। 2014 से पहले 10 साल तक जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हमारे इस पंचकूला विधानसभा से एक भी HCS अधिकारी नहीं लगा। इस 10 साल के अंदर 7 नए HCS और 3 IAS पंचकूला से बने। ये मैं समझता हूँ जो पंचकूला के साथ भेदभाव होता था, वो भेदभाव हमने ख़त्म किया है। हर क्षेत्र के अंदर नौकरियां मिली हैं। आज घर बैठे जो लोग हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो एकेडमिक अच्छे जानते हैं, उनके घर पर बैठे हुए लेटर आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उसी का प्रभाव है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक वातावरण बना है कि अगर कोई सरकार सबसे गरीब आदमी का भला कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप कह रहे हैं मनोहर सरकार तीसरी बार? यस, बिल्कुल तीसरी बार। ये तो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। साहब कहते हैं कि बहुत हुआ इस बार। देखिए, अगली बार भी यही होगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और देश के अंदर भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया आपने, पंचकुला की भी बात करूंगा। एक बड़ा लंबा वक्त आप लोगों ने साथ गुजारा पंचकुला, हरियाणा के जब वो प्रभारी रहे तो पंचकुला काफी आना जाना होता था, तो जाहिर सी बात है आपके वो कुछ ऐसे क्षण हमारे दर्शकों से साझा करिए, उनके साथ किस तरह का वो वक्त था जब आप साथ रहते थे। देखिए, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे 5 वर्ष लगातार उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। मैं उस समय हालांकि हरियाणा में तो नहीं था, मैं चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था और वो चंडीगढ़ के प्रभारी थे। ये कौन से सन की बात है सर? ये 95 टू 2000 की बात है। 95 के अंदर जब आए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उनसे अक्सर मिलना होता रहता। और दूसरा विशेष कारण ये था कि उनकी जो रिहाइश थी, जो रिहाइश की कुटिया कहूँगा मैं, आप देखेंगे कि वो कुटिया से कोई ज़्यादा मतलब उसके कुटिया से बिल्कुल वैसी ही लगती है जो आज भी जाकर के आप देख सकते हैं। सिर्फ एक तख्तपोश होता था और बाहर बैठने के लिए 2 कुर्सियां या एक सोफ़ा होता था। इतना उसके अंदर वो 5 साल वहाँ पर रहे, क्योंकि वो स्थान, वो घर मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक था। इसलिए मुझे विशेष जो है उनसे अवसर मिल जाता था। कभी सैर करके आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उनसे मिलने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए आज मुझे ये फील होता है कि वो जो 5 वर्ष आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में
उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमने बिताए। आज उसी का परिणाम है कि आज मुझे ये जो जिम्मेवारी मिली है, कार्य करने का अवसर मिला है, उसको मैं अच्छे ढंग से निभा रहा हूँ। एक और चीज, उस दौर में 95 2000 के आसपास की आपने बात की, उस दौर में लगता था कि ये शख्सियत इस लिहाज से उनका विजन, उनकी सोच तब भी उसी वो दर्शाती थी कि ये आगे जाना है, ये पूरे देश को लीड करना है एक दिन। देखिए, विजन तो था ही, लेकिन जो उनकी कार्यशैली थी वो ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी। कुछ डिसीजंस ऐसे होते थे कि जो आज डिसीजन किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक छोटी सी बात कहूँगा कि उन्होंने हमारे यहाँ चंडीगढ़ का, प्रदेश का भाजपा का कार्यालय नहीं था। मेरे एक शोरूम था, उसके अंदर कार्यालय चलता था। बैठे बैठे उन्होंने कहा कि अगला जो लोकसभा का 96 का चुनाव आ रहा है, हम अपने कार्यालय से लड़ेंगे। 3 लोग थे। मैं कहा भाई अपने कार्यालय कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर ये कार्यालय बन करके तैयार करना है। हम तो क्योंकि नए थे इस तरह की कोई वो सुनने के, एक हैरान हो गए कि ना तो पैसा था, ना कोई ड्राइंग थी, ना कोई एस्टेट ऑफिस जो सरकारी वहाँ से नहीं ऐसा था, ना कोई मिस्त्री था। लेकिन जो उनका आग्रह था और जो उनकी मॉनिटरिंग थी, आज भी मैं उस बात को दाद देता हूँ कि ये जो 2000 ये जो अपना नया जो हमारा संसद भवन बना है, ये उन्हीं की मॉनिटरिंग और उनकी कार्यशैली का परिणाम है। वो जो हमारा बीजेपी का ऑफिस था, वो 30 दिन के अंदर बन करके तैयार हुआ और उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ पर 6 तारीख को हवन होगा और हवन के मुख्य अतिथि हमारे उस टाइम क्षेत्रीय प्रचारक थे माननीय विश्वनाथ जी, वो होंगे। तो आप कल्पना करिए कि कितना बड़ी सोच और कितना बड़ा विजन था। सर, बहुत अच्छा लगा उनके बारे में आपके साथ जो गुजरे वक्त थे और उनकी व्यक्तित्व की ये बातें सुनकर। एक और बात मैं दोबारा फिर पंचकुला पे आना चाहूँगा। पंचकुला का जिक्र चल रहा है। पंचकुला में बहुत सारी, एक तो जाम वाली दिक्कत है, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं वो जानना चाहेंगे। दूसरा क्या है कि सफाई का विषय भी हर शहर में ये उठता है कि रोज़ सीवरेज से लेके, मतलब हम बड़े बड़े शहरों या 22 जिलों की बात करें तो रोज़ ऐसी खबरें आती हैं कि सफाई व्यवस्था दिक्कत में होती है। इन दो चीज़ों का जवाब दे दीजिए, एक तो जाम, एक सफाई। देखिए सुंदर जी, जाम की जो आपने बात की, पंचकुला का एक ही बॉटल नेक था, वो था सेक्टर 20 से लेकर के जो अपना पुराना पंचकुला जिसको हम कहते हैं न, फेस 1 का पंचकुला जो कहते हैं, वहाँ की एंट्री को लेकर लोगों के अंदर बड़ा इच्छा थी और कई बार तो वहाँ पर 20-25 मिनट का जाम लगता था क्रॉस करने के लिए। मैंने वायदा किया था लोगों से कि आप मुझे चुन करके भेजोगे तो मैं इस समस्या का समाधान करूँगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज उस स्पॉट के ऊपर 42 करोड़ रुपए का एक जो ओवरब्रिज बन रहा है, जिसके अंदर 3 और नए रास्ते 100 मीटर के वहाँ पर दिए जा रहे हैं और वो लगभग 3 या 4 महीने के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरा इसी के साथ साथ जो इससे अलग मैंने कहा बोनस, दूसरा जो एक ब्रिज बन रहा है वो भी जाम को लेकर के उसको कम करने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 12A और सेक्टर 20 के अंदर बन रहा है। तो आज मैं कह सकता हूं कि 2-3 महीने के पश्चात कोई भी जाम की समस्या पंचकुला के अंदर नहीं रहेगी। ये जो आप कह रहे हो कि आप बजट बढ़ा देते हो, हुड्डा साहब ये भी कहते हैं कि ये आपने ना बजट बढ़ाना ये गिनाते हो, जो ये दरअसल क्या है, हरियाणा को कर्ज में डुबो दिया है आपने। मतलब आप कर्ज ले रहे हैं और घी पी रहे हैं। नहीं देखिए, कर्ज लेकर के घी पाने की पीने की बात तो तब आती जब जमीनी स्तर के ऊपर काम नजर ना आते। आज जमीनी स्तर के ऊपर हरियाणा विकसित हरियाणा बन चुका है। जो नई नई परियोजनाएं देश हमारे प्रदेश के अंदर आई हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर है, रेल कनेक्टिविटी को लेकर है, एयर कनेक्टिविटी को लेकर के है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी को चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल है। आप देखिए किसी भी
विधानसभा के अंदर, या यूँ कह लीजिए कि आम आदमी को 5 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। मैं पंचकुला विधानसभा की बात करूँ, पंचकुला विधानसभा के अंदर वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है। सब जगह ही इसकी जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात। पंचकुला के अंदर पिछले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर एक योजना पेंडिंग थी कि पंजाब के कजौली वाटर वर्क से पानी, जो पंचकुला को 18 क्यूसिक पानी जो है वो सैंक्शन था, वो हमारे हिस्से का था, लेकिन वहाँ से पाइप डाल करके यहाँ उसको पानी को लेकर के आना था। 25 किलोमीटर लंबी लाइन वो डलनी थी, क्योंकि हुड्डा जी का पंचकुला से कोई कंसर्न नहीं था, कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो योजना सिरे नहीं चढ़ी। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने वो 25 किलोमीटर लंबी लाइन डलवा करके 18 क्यूसेक पानी पंचकुला के लिए लेकर के आए और वो 62 करोड़ रुपए की लागत से वो लाइन बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आवश्यकता पानी की पूरी हुई, आज पंचकुला के अंदर पानी की कोई कमी नहीं। दूसरा है बिजली। पंचकुला पूरे हरियाणा प्रदेश का पहला जिला है जहाँ 24 घंटे बिजली, चाहे वो शहर के अंदर या गांव के अंदर या मुरली की पहाड़ियों के अंदर। उससे पहले 2014 से पहले बिजली 6 या 7 घंटे आती थी और उसमें भी कई बार कट लगता था। आज पंचकुला के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कट नहीं लगता। 66 केवी का सब स्टेशन, 33 केवी के 2 सब स्टेशन ये हमने लगवाए। अगर मन के अंदर इच्छा हो, एक लगन हो कि हमने लोगों की सेवा करनी है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तीसरी जो बात मैंने कही सड़क की, जी। सड़कों के निर्माण की दृष्टि सबसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 1150 करोड़ की नेशनल हाईवे बनी। इसके अलावा चाहे वो पंचकुला के शहर की सड़कें, हर गांव की सड़क को इस नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने का काम हमने किया, हमारी सरकार ने किया। पहली बार में 100 करोड़ रुपए लगे थे और अब फिर 50 करोड़ रुपए लग करके वो आज सड़कों का निर्माण फिर से दोबारा हम अपने टेन्योर के अंदर दूसरी बात उन्हीं के ऊपर रिकारपेटिंग कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से ये 3 जो चीज़ें हैं। अब उसके बाद आज ये स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 3 बड़ी चीज़ें हमने पंचकुला के अंदर की। जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है पंचकुला के अंदर सेक्टर 6 के अंदर, 2014 से पहले 100 बेडेड हॉस्पिटल था, 100 बेड का हॉस्पिटल था और कोई भी सुविधा MRI, CT स्कैन, डायलिसिस, कैथ लैब या और कोई भी सुविधा उस हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हमने पिछले 9 साल के अंदर उस 100 बेडेड हॉस्पिटल को 500 बेडेड हॉस्पिटल बना करके तैयार किया और आज वहाँ पर ये सारी सुविधाएं MRI, CT स्कैन, डायलिसिस या जो अन्य भी कोई किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के लिए चाहिए वो सारी वहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा से उन्होंने आयुष के ऊपर जोर दे करके कहा है कि हमारी जो पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत इफेक्टिव है और उसी को आगे बढ़ाते हुए पंचकुला का जो मैं कहूँगा देश का दूसरा आयुष का एम्स वो पंचकुला के अंदर 20 एकड़ ज़मीन के अंदर बनकर के लगभग तैयार हो गया है। अगले कुछ दिनों के अंदर ही उसका जो उसका उद्घाटन है वो कुछ ही समय के अंदर होने वाला है। तीसरी जो बड़ी चीज़ ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने की है कि पंचकुला के अंदर जो गांव के अंदर डिस्पेंसरीज थी, जो CHC थी, PHC थी, उनको और स्ट्रेंथन किया है। गांव बरवाला के अंदर हमने CHC का निर्माण किया है, गांव रत्तेवाली के CHC का, गांव कोट के अंदर हमने निर्माण किया है, सेक्टर 26 के अंदर पोली क्लिनिक जो है उसका निर्माण किया है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमने ये प्रयास किया है कि लोगों को जो स्वास्थ्य की योजनाओं का लाभ मिल सके। वैसे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना लेकर के आए, निश्चित रूप से उसका फायदा मिल रहा है, सब गरीब आदमियों को फायदा मिल रहा है। तो उस स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेकर के आए हैं। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। निफ्ट लेकर के आए हैं।
उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर के आए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेकर के आए हैं। उसके साथ जो 6 स्कूल जो हैं, हमने संस्कृति स्कूल बनाया उनको। संस्कृति स्कूल का मतलब कि इंग्लिश के अंदर उन स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है और जिसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। 2 स्कूल जो हैं, पीएम श्री स्कूल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गांव बरवाला का स्कूल पीएम श्री स्कूल और एक सेक्टर 15 पंचकूला का स्कूल, ये पीएम श्री स्कूल जो घोषित किए। तो शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए आम जो नागरिक है उसको शिक्षा अच्छी मिल सके, हमने ये प्रयास किया है, चाहे वो स्कूलों के स्तर पर हो, चाहे वो कॉलेजेस के स्तर। ये बड़ी चीज़ बताई आपने, स्कूल शिक्षा जो बुनियादी जरूरत है। देखिए हमने आपका ये न्यूज़ रूम में, आप भी वहाँ हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि सर अब लगभग 5500 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि आपने अपनी विधानसभा में लगाया है। अब ऐसा कौन सा काम बचता है, क्योंकि 8-9 महीने का वक्त है, 6-7 महीने मान लीजिए, तो उसमें क्या पंचकूला को देने की तैयारी है आपकी? देखिए, अभी तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो अंडरपास है सेक्टर 20 से लेकर के सेक्टर 2 तक का, अंडरपास है सेक्टर 20 से लेकर के सेक्टर 12A तक का, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हों। वहाँ पर जो और काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बन रहा है और उसके ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। उसकी भी 3 मंजिलें बन चुकी हैं, वो भी बन करके तैयार हो। इसी प्रकार से जो पंचकूला के अंदर और चीज़ें कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको पूरा करा करके जनता को समर्पित करने का जो हमारा लक्ष्य है, और हमने एक लक्ष्य तय किया है, पंचकूला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला हो, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा एक आपने बात की थी बीच में स्वच्छता की दृष्टि से, हमारे यहाँ एक बड़ी भारी प्रॉब्लम थी, जो 30-35 साल से जब से पंचकूला बना है, वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया था और एक पहाड़ बना दिया था जैसे दिल्ली के अंदर बना हुआ है। हमने उसका टेंडर करके उसको वहाँ से हटाने का काम शुरू किया है। 32 करोड़ रुपए का टेंडर वहाँ पर हो चुका है, उसके ऊपर काम चल रहा है। अब नया कूड़ा जो है वहाँ ना गिरे, उसके लिए हमने अलग से जगह चयनित की है और वो सारा पंचकूला का कूड़ा डोर टू डोर का कलेक्शन का काम हमने शुरू किया कि किसी को भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, गाड़ी उनके द्वार के ऊपर आती है, बेल बजाती है और वो जाकर के कूड़ा उसमें डालते हैं और सीधा वो डंपिंग ग्राउंड के अंदर जाता है। तो ये जो योजना है, इसको अच्छे ढंग से सिरे चढ़ाने के लिए कई जगह कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ लोग गली में कूड़ा फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये निवेदन है, कूड़ा देखिए कोई भी आदमी अपने घर पे नहीं रखता, वो ये जब कूड़ा इकट्ठा होता है वो सोचता है कि इसको जल्दी से जल्दी बाहर डाल दें। बाहर वहाँ ही डले जहाँ सरकार की योजना है, नगर निगम की योजना है। तो निश्चित तौर पर हम जो पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाना चाहते हैं, उसमें सफल होंगे। स्पीकर साहब, बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, और पंचकूला के लोगों के लिए भी खासकर स्पीकर साहब का दावा भी है और ये वादा भी है कि पंचकूला की जनता को ना उन्होंने निराश होने दिया है और ना होने दिया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके विधायक से हमारे न्यूज़ रूम में। नमस्कार।